स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो कि कल ही आया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण रहता है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए और मैं इसे लगातार 3 साल से पढ़ा रहा हूं। तो उसी तरीके से हम इसको देखेंगे। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। शुरू कर दिया मैंने, अब देर नहीं लगाएंगे, बस सुनते जाइए। 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है जो पेश किया है। 13 इसमें टोटल अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर भी आपको याद होने चाहिए, पूछ लेता है कितने चैप्टर आए थे। ठीक है, तो इस वाले में 13 चैप्टर हैं, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है और 13 अध्याय हैं। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये पेश किया 16वां आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, 2020-21 में ग्रोथ कितनी रही है बिहार की? 2.5% की ग्रोथ रही है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीएसडीपी में 2.5% की वृद्धि। और ये बात इन्होंने हाईलाइट की है, ये बताया कि इस समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वो 7.5% की गिरावट आई थी, जबकि हमने 2.5% की वृद्धि की है लॉकडाउन के कारण भी। तो ये अच्छी बात है और इसीलिए सरकार ने इसको हाईलाइट भी किया है। तो एक एक बात को ध्यान रखिएगा, जो रेड हो रखे हैं उनको तो रट लीजिए बिल्कुल। पिछले 5 वर्षों की तुलना भी दिखाई गई है इस आर्थिक सर्वेक्षण में और बताया है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि रही है वो 2.3% है, द्वितीयक क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 4.8% है और तृतीयक क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 8.5% है। तो सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट पूछता है आपसे। प्राइमरी सेक्टर 2.3, सेकेंडरी सेक्टर 4.8 और टर्सरी सेक्टर 8.5% की ग्रोथ दिखाई है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। फिर पूछता है टोटल एक्सपेंडिचर, इससे क्वेश्चन लगातार बनता है। बजट से आंकड़े पूछे जाते हैं बिहार में, आंकड़ों को याद रखिएगा। तो टोटल जो खर्च हुआ है 1,65,696 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 1,65,696 करोड़ रुपीज, ये करोड़ में है, ये ध्यान रखना है। 1,65,696 करोड़ रुपए। अगर इसे पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो ग्रोथ कितनी हुई है? 13.4% की वृद्धि दिखाई गई है। इसमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। 1,65,696 करोड़ रुपए जो टोटल खर्च है, अगर इसमें से पूंजीगत व्यय को आप निकाल दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल दें, तो ये है 26,203 करोड़ रुपए और बाकी का है 1,39,493 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है किसी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का सृजन होता है या फिर देनदारी कम हो जाती है। लेकिन जो राजस्व व्यय है इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये सबका ज्यादा ही होता है। 1,39,493 करोड़ रुपए जो है राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़ रुपए है। ये क्या होते हैं ये सब मेरी अर्थव्यवस्था की वीडियो में आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिए, मैं अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। सर्वेक्षण के अनुसार अगर पिछले वर्षों के दौरान देखें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि कितनी है? 2.3 है, ये आपको याद होना चाहिए। 2.3, 4.8 और 8.5, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है इससे। और भी इसमें बात कही गई है कि पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी है? तो पशुधन की है 10% और मत्स्य पालन की 7% ग्रोथ रेट। इसमें विद्युत का भी खर्च है, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने हाईलाइट करी है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ये मुझे लगा कि कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड अलग से 2 रखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बजट को बाकायदा शुरू करते हैं, माफ कीजिएगा, सर्वे को, जैसे सर्वे पढ़ा जाता है मैं इसमें हाईलाइट करता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। अगर आप कर पाए तो बेहतर, नहीं तो पीडीएफ इसकी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ना है। 554 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, इतना देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं कहूँ वो आप देखते जाइएगा, काम हो जाएगा। तो कितना ग्रोथ बढ़ी है? 2.5% जो है ग्रोथ बढ़ी है। ठीक है, जीएसडीपी 2020-21 में कितना ग्रोथ है? 2.5% की ग्रोथ है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना है कि वर्तमान मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो 46.3 हजार रुपये है। कितनी है? 46.3 हजार रुपये, ये याद रखना है आपको। बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे 2020-21 में कितनी है? 46.3 हजार रुपये है। यहाँ से पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय से, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र मैंने बता दिया 2.3% की ग्रोथ, सेकेंडरी में 6.1% की और तृतीयक में 6.64 की। ये किसका है?
ये वाला जो है ये विगत दशक में है, ठीक है, विगत दशक में है, वो 5 वर्ष का हम देख रहे थे। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम जब इसको ये सारांश हम पढ़ रहे हैं, जब डिटेल में जाएंगे वो आपको याद रखना है। प्राथमिक 2.3 रहा है, द्वितीयक 6.1 रहा है और 6.4 रहा है। ये दशक की ग्रोथ है, इसमें अभी आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि के इस पैटर्न के कारण अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हुआ। ये कह रहे हैं बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 19.2% है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, 19.2% है। सेकेंडरी का 19.5 है, ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2, सेकेंडरी का 19.5 और टर्सरी का 61.2। सबसे ज़्यादा कौन सा है, टर्सरी है। अगर इधर से जाएं तो ये ऐसे कम होता चला जाएगा, सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र, फिर द्वितीयक और फिर प्राइमरी। सो 61.2, 19.5, 19.2, ठीक है। तो ये हमने बताया। मुद्रास्फीति दर की बात करें तो वो हम देख लेते हैं, मुद्रास्फीति दर कितनी है। जो मुद्रास्फीति दर बिहार की, तो ये 4.1% की तुलना में ग्रामीण बिहार में 2.8% है। अगर मुद्रास्फीति ग्रामीण पूछे तो 2.8 है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कितनी है, 2.8। और अगर बिहार की टोटल आप देखेंगे तो बिहार की टोटल होगी 3.1, ठीक है। 2.8 कहाँ की है, ये ग्रामीण बिहार की है। और शहरी बिहार की कितनी है, 4.9 है। और इसका जब आप कुमुलेटिव निकालोगे तो 3.1 निकल के आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ग्रामीण बिहार में 2.8% महंगाई और 4.9% शहरी बिहार में और 3.1 टोटल है संपूर्ण भारत के लिए। जहां बात करें 4.3 थी, लेकिन बिहार के लिए 3.1 है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं जो बिहार से संबंधित हैं, ये ग्रामीण बिहार, ये शहरी बिहार और ये संयुक्त। तो आपको अगर कुछ भी याद ना रहे तो संयुक्त याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3.1 आप याद रख लीजिएगा महंगाई, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, हमने सारांश ये देखा है, ठीक है। सारांश के बाद अब हम आ गए हैं बाकायदा डिटेल्ड में, अब देखेंगे। अध्याय 1 को खोल लिया गया है। अध्याय 1 में हम वही पढ़ेंगे। 2% की ग्रोथ हुई है, 2.5% की, जो GSDP में, ठीक है। पहली बात, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है, 618.63 हजार करोड़ रुपए। सकल राज्य वर्तमान मूल्य पे कितना है, 618.63। ये क्या है, GSDP है, जो वर्तमान मूल्य पे ये क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। 618.63 हजार करोड़ रुपए, जो 2011-12 के स्थिर मूल्य पे कितना था, 419.88 करोड़ रुपए। तो ये वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है यहाँ पे 618.63 करोड़ रुपए, याद रखना है आपको, ठीक है। 2020-21 की बात हो रही है, किसकी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और ये किस पे है, ये स्थिर प्राइस पे है 419। अब यहाँ पे देखेंगे ये निवल राज्य घरेलू उत्पाद, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देखो एक तो GSDP होता है, ठीक है, एक तो GSDP होता है, एक नेट भी तो होता है, नेट, ठीक है। एक तो ग्रॉस सकल होता है, एक शुद्ध होता है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है, वो है 566.47। ये लिखते रहिएगा, ठीक है, 566.47 हजार करोड़ रुपए है। और अगर हम इसको स्थिर मूल्य पे देखें तो 379.55 करोड़ रुपए है। ये बात याद रखना भाई, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आंकड़े याद रखने ही पड़ेंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही बताऊं जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात है, राज्य में 2012 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 34,314 प्रति व्यक्ति पूछ रहा है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तुलना कर रहा है। 34,314 2011-12 के स्थिर मूल्य पे, जो कि 2019-20 पे 33,979 था। वहीं 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना हो गया, 49,272, ठीक है। और ये 2.5% बढ़ के 50,555 रुपए हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, 50,555। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, 50,555 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। और ये पिछली वर्ष से कितना बढ़ गया है, 2.5% बढ़ गया है। आपको इतना नहीं याद रखना है, बस आप इतना याद रखिए कि जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर आपसे पूछे वर्तमान मूल्य पे यानी मार्केट प्राइस पे, ठीक है, वर्तमान मूल्य पे कितना है,
50,555 रुपए है। ये अमाउंट याद रख लीजिए। ग्रोथ ये कितनी हुई है? 2.5% की ग्रोथ हुई है। प्रति व्यक्ति आय पूछता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? 2021 जो ये लास्ट सर्वे हम देख रहे हैं 21-22 का, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा। अगर हम इसी की बात करें इस प्रति व्यक्ति राशि स्थिर मूल्य पे, तो वो 34,314 रुपए है। कितना है? 34,314, जो फिक्स्ड रेट की अगर हम बात करें, ठीक है। ये किस पे? स्थिर मूल्य पे है। ये फिक्स्ड रेट पे 34,314 और वर्तमान मूल्य पे, मार्केट प्राइस पे 50,555। ये ध्यान रखना है आपको डिटेल्ड में, ठीक है। ये 2020-21 में आधार मूल्य 11-12 को आधार माने तो ये इतना हो जाता है, और ऐसे ही आपसे पूछेगा। तो ये तीन बातें आपको मैंने बता दी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम बता दिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 22.1% हिस्सा कब था? ये 2016-17 में। अब हम इसे अभी लास्ट का अगर हम देखें, ये कितना हो गया? 19.2% हो गया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 19.2 है वर्तमान में। हमें वर्तमान याद रखना है, पिछले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र कितना है? तो 19.5 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर कितना है इस समय? तो टर्सरी सेक्टर है 61.2। ये याद रख लेना तीनों बातें, कि जो टोटल अभी जो खर्च, जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टोटल जो जीडीपी है, उसमें इन तीन सेक्टर का इतना है। पहले सेक्टर का 19.2, दूसरे सेक्टर का 19.5 और तीसरे सेक्टर का 61.2। ये बात लिख लीजिएगा भाई, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर आपको बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? 2.3%। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये इतना ही आपको याद रखना है। इसमें कितनी रही है प्राथमिक क्षेत्र की ग्रोथ? 2.3। द्वितीय क्षेत्र की रही है 4.8 और टर्सरी सेक्टर की रही है 8.5। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट जितना होगा उतना जल्दी आपको याद होगा। याद होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। अगर हम जिलों की बात करें प्रति व्यक्ति आय में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा 38 जिले जो बिहार में है, उसमें पटना जो है वो शीर्ष जिला है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, ठीक है। और जब से सबसे कम कौन सा? शिवहर है। ये बिल्कुल पहले भी सेम था और आज भी सेम है। 38 जिलों की रैंकिंग में 1.31 लाख, अगर पटना का पूछे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1.31 लाख प्रति व्यक्ति है, और शिवहर में 0.19 लाख है, ठीक है। तो 19,000 के आसपास है ये आपको याद रखना। और वहाँ 1,31,000 है पटना में। तो ये दो जिले आपको याद रखने हैं। ये पटना जो है शिवहर से 7 गुना लगभग ज्यादा है। ये प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब अगली बात कह रहा है 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति, 20-21 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? तो ग्रामीण 2.8, शहरी 4.9 और समग्र कितनी है? 3.1 है। तो आपको टोटल याद रखनी है मुद्रास्फीति की दर। पूछ लेगा भाई, सीधा सीधा पूछ लेगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब आते हैं अध्याय 2 राजकीय वित्त व्यवस्था पे। पहला मैं इतना ही आपको याद करना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ जो देखना था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको पर्सनली। हाँ, तो ठीक है। दूसरी बात ये हो रही है, अब आगे हम किस में आए? राजकीय वित्त व्यवस्था में। तो इसमें देखने वाली क्या चीज है कि राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना बड़ा है? 13.4% की ग्रोथ हुई है कुल व्यय में। अभी हम बता रहे थे ना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 13.4%। और ये कितना हो गया? 1,65,696 करोड़ रुपए, जिसमें 26,203 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय है, और 1,39,493 करोड़ रुपए है वो राजस्व व्यय है। तो 26,203, 1,39,493 और 1 लाख, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1,65,696 करोड़ रुपए, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। बात समझ में आई? अगर हम यहाँ पे प्राप्तियों की बात करें, ये तो खर्च हुआ। प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां कितनी है? राजस्व प्राप्तियां 1,28,168 करोड़ रुपए, और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 36,735 करोड़ रुपए, ठीक है। समझ में आया? 1,28,168 करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, 36,735 करोड़, माफ कीजिए उल्टा बोल दिया, जो राजस्व प्राप्तियां हैं यानी रेवेन्यू जो आया है इनके पास 1,28,100 रेवेन्यू कलेक्शन जो है, ठीक है, वो 1,28,168 है। और कैपिटल कलेक्शन जो आया है वो आया 36,735 करोड़ रुपए, ठीक है।
पूंजीगत प्राप्तियां, रिसिप्ट की बात हो रही है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 128,168 और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है 36,735 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि व्यय की अगर बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय कितना बढ़ा है 2019-20 के 23.7% से बढ़ के 26.8 हो गया है। तो कुल व्यय कितना बढ़ गया है 26.8 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के जीडीपी के टोटल प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 26.8 हो गया। हालांकि इसको पूछेगा नहीं। पूंजीगत व्यय कितना है 4.2% बढ़ गया है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय जो बढ़ा है वो 4.2% बढ़ा है, ये आपको याद रखना है। और सकल कुल व्यय जो बढ़ा है वो 26.8% बढ़ा है। इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, आपको बस यही याद रखना है कि कहाँ कितना बढ़ा है। ठीक है, ये और डिटेल में दिया हुआ चीज़ें, इतना डिटेल्ड में आपसे कोई पूछेगा नहीं कि राज्य सरकार के प्राप्ति और व्यय की वृद्धि का प्रतिशत राजस्व लेखे की अपेक्षा पूंजीगत लेखे में अधिक था, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही आप याद रखिए। सामाजिक सेवाओं पे इतना व्यय है 10.4 या क्या, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। अगर इतना डिटेल में पूछने लगेगा तो फिर फंसेंगे सभी लोग। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता है किसी भी सर्वे में। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पे आए अगर अध्याय 3 पे, तो गत 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है 2.1%। ये कितना है, ये 5 वर्ष का हम देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2.3 जो है वो गत वर्ष का है, लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो वो 2.1 है, ये बात ध्यान रहेगी। अगर हम इसी कृषि क्षेत्र में भी बात करें तो पशुधन की वृद्धि कितनी हुई है 10%, मत्स्य पालन की वृद्धि हुई है 7%, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में इसका 19% हिस्सा है, जो अभी हमने देख लिया 19.2 था ना, तो टोटल हिस्सा इसका जीवीए में कितना है 19%, ये बता रहा है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र हम देख रहे हैं। कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है 17.95 लाख टन, 17.5 लाख टन अनुमानित है कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 2020-21 में। ऐसे पूछ लेता है भाई, खाद्यान्नों का उत्पादन से क्वेश्चन पूछता है तो ये याद रखिएगा। चावल की वृद्धि दर इसमें 9.6% है, मक्का की 5% है। ये ऐसे इतना नहीं पूछेगा। हाँ, ये याद रखिएगा 2012 से अब तक राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीत लिए हैं, तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीत लिए हैं। ऐसा मैंने आपको ये एक बार पिछले वाले में भी बताया था, कृषि कर्मण पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा और आ गया था। ठीक है, तो ये जिन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ उनको आप जरूर देखा करो। 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीत लिए हैं 2012 से अब तक बिहार सरकार ने। ठीक है, टिकाऊ खेती को ये और 13 जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित कर रही है बिहार सरकार, ये भी आपको याद रखना। कितने जिलों में जैविक पट्टी, 13 जिलों में जैविक पट्टी। बिहार एग्रीकल्चर का जो एग्जाम आएगा उसमें ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 23 समेकित जिलों में बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास परियोजना चला रही है सरकार। 90% तक सब्सिडी दे रही है कृषक उत्पादक संगठनों को। ये सरकार के आंकड़े हैं जो सरकार अपना बताना चाहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड ध्यान रखिएगा। 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र का जो 72.97 लाख हेक्टेयर था, उसकी सघनता कितनी है 144% थी। ठीक है, ये हर खेत तक सिंचाई का पानी जो 7 निश्चय 2 चल रहा है उसके अंतर्गत है। पूछ सकता है कि कितना कुल व्यय सिंचाई पे हुआ है, तो 2,21,014 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, 21,014, 2,114, माफ कीजिएगा, 21,14 वही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मछली का रिकॉर्ड उत्पादन किया 2020-21 में बिहार ने 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। और इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बताया कि 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, तो ध्यान रखना है आपको। मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जिसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। फिर आता है दूध उत्पादन की बात, तो बिहार में दूध का कुल उत्पादन कितना हुआ 115.01 लाख टन। भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना उन बातों को जरूर याद रखना, जिनको मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ ना
जिनको मैं गोल कर देता हूँ उनको याद रखना है, बाकी आपको सबको छोड़ देना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर, ठीक है। ये कितना है दूध का उत्पादन, 115.01 लाख टन। कुल अंडा उत्पादन कितना है, 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करी है अंडा उत्पादन में, ठीक है। और 2020-21 में कितने अंडे हो गए हैं, 301.32 करोड़ हो गया है अंडा उत्पादन, ठीक है। 301.32 करोड़ अंडा उत्पादन हो गया है 2020-21 में, काफी ग्रोथ हुई है, 32.4% की ग्रोथ है, ये ध्यान रखना है आपको। उद्यमिता क्षेत्र में अगर आए, अध्याय 4 देखें उद्यमिता क्षेत्र, तो उद्यमिता क्षेत्र में ये कह रहा है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है बिहार में और भारत में दोनों में ही घट गया है। इसमें बिहार में मामूली जो कमी हुई है वो कितनी हो गई है, 20.1% हो गया है 20.3 से, तो 0.2 की कमी हुई है, ठीक है। 20.3 था 20.1 हो गया, लेकिन ये कह रहा है भारत में बहुत कमी हुई है, तो हमें भारत का नहीं देख रहे हैं, बिहार का देख रहे हैं, तो ये कितना है 20.1% है उद्यमिता क्षेत्र का योगदान, ठीक है इस समय। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में ये पता चलेगा कि कितना है, ये सब डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए और इसमें कुछ भी जानने वाला है नहीं, ठीक है। ईख पेरी ये कृषि वाला फिर से यहाँ आ गया है, इसमें कुछ भी जानने जैसा नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्योग से कि बिहार में कौन से 3 जो सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं, तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है और नवीकरणीय ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। याद रखना है अपने बिहार में कुल निवेश में इसका 57% हिस्सा है 159 इकाइयों में। तो ये 3 आकर्षक उद्योग कौन कौन से, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दूध वगैरह का है तो ये नहीं पूछेगा, बस इसमें नहीं, यही एक चीज़ थी जो आपको याद रखनी है बिहार में, 7वां पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी खर्च कर रहे हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप इसमें जान पाओ। ये मैंने जो योजनाएं हैं ऑलरेडी उस योजनाओं में खर्च कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2000 करोड़ रुपए आवंटित क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, ये बजट से पूछेगा, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खनिजों से इनका संग्रहण बढ़ गया है, 172% हो गया है, ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रम, रोजगार और कौशल में अगर हम बात करें तो पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से ग्रामीण क्षेत्रों में 6.5 है, 8.5 है, नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बिहार में 9.8% तक, कोई मतलब नहीं है इस स्लाइड का, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, बिहार में पासपोर्ट के लिए आवेदनों की संख्या 2019-20 और 21-22 को छोड़कर हाल के शेष वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। सिवान और गोपालगंज जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट डिमांड कहाँ हो रहे हैं, सिवान और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट मांगे गए हैं, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगर कहीं आपको लगेगा इम्पोर्टेंट तो वो हम देखते जाएंगे, मैंने पूरा इसीलिए स्लाइड बना दिया, कुछ लोगों को लगेगा कि हम पढ़ लें तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें अलग से बता के इम्पोर्टेंट दिखाया जाए। अधिसंरचना एवं संचार में अगर आप देखें तो इससे क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि हुई है परिवहन में, ठीक है। बिहार की 10.30 में सर्वाधिक वृद्धि है, ये कह रहे हैं। इसमें यहाँ से अब कुछ जानने वैसा नहीं है, ये पुरस्कार वगैरह के बारे में की है कि सड़क दुर्घटना कम हुई है। विगत 3 वर्षों 2018 से 20 के दौरान विभाग को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए हैं। इनमें सर्वोत्तम नगर बस सेवा का 2018 में मिला था, कोविड-19 कालीन शहरी परिवहन में नवाचार पुरस्कार 2020 में मिला था, सूचना प्रौद्योगिकी पहल के जरिए प्रभावी सेवा प्रदान 2018 में मिला, बिहार में पथ सुरक्षा पहल 2019 में और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2019 में। ये 5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए हैं बिहार को परिवहन के क्षेत्र में। इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, 5 पुरस्कार मिले हैं इनको टोटल, क्योंकि सड़क दुर्घटना जैसी अनेक दुर्घटनाओं में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है बिहार ने सड़कों के मामले में, कि दुर्घटनाएं कम हुई हैं, ऐसा इन्होंने कोट किया है
कि 10,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती थी, जो अब 8,000 के आसपास हैं, 8,500 हैं, 8,639। जबकि तुम पड़ोसी राज्य यूपी की बात करोगे तो वहाँ 28,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं जो है वो वहाँ पे नोट की जाती हैं, या वहाँ पे ऐसा आता है, पता चलता है कि वहाँ इतनी हुई हैं। तो इसीलिए इसको पुरस्कार दिया गया और उसी पुरस्कार को इन्होंने कोट किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सूचना प्रौद्योगिकी की बात है, इसमें कुछ है नहीं। ऊर्जा क्षेत्र में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 किलोवाट आवर से बढ़ के 2020-21 में कितनी हो गई है? 350 किलोवाट आवर हो गई है, जो 6 वर्षों में कितने की वृद्धि है? 72.4% की वृद्धि है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। अगर किसी अध्याय से क्वेश्चन बनेगा, मतलब जितने भी अध्याय हमने परिवहन वगैरह देखे, कृषि देख लिया है, ऊर्जा क्षेत्र से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पिछली बार भी इसमें काफी वृद्धि हुई थी और फिर हुई है। तो कितना किलोवाट आवर हो गई है? 350 किलोवाट आवर हो गई है प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 किलोवाट से बढ़ के। तो ये 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि है, जिसको सरकार ने बोला है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अगर हम चरम मांग की बात करें, ये तो हमने देखा कि कितना बढ़ गया है। चरम मांग, डिमांड में कितनी कमी आई है या वृद्धि हुई है? तो 2014-15 के अनुसार ये 109.5% से बढ़ के 5,932 मेगावाट हो गई है। जहां पहले मांग कितनी थी 2014-15 में? 2,831 थी। इसमें 109% की से ज़्यादा की वृद्धि हुई, और अब ये 5,932 मेगावाट है टोटल डिमांड, टोटल मांग ऊर्जा क्षेत्र की। तो याद रखना है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 216,000 करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़ के 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। इसका अर्थ ये है कि ये 45% की वृद्धि हुई है पिछले 4 वर्षों में। तो ये बिजली क्षेत्र में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिजली की उपलब्ध क्षमता की अगर बात करें, जो पहले 6,373 मेगावाट थी, अब कितनी हो गई है? 6,422 मेगावाट हो गई है बिजली की उपलब्ध क्षमता, ठीक है। ये याद रखना है आपको। बिहार में वितरण व्यवस्था 2 वितरण कंपनियों के जिम्मे है। बिहार में बिजली वितरण कौन कौन सी है? उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये दोनों के नाम याद रख सकते हैं, बड़ा आसान है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये याद रखना है, पूछ सकता है। बिहार में ये मैं बता ही चुका हूँ। बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद जो है 2 वर्षों में 14.4% से बढ़ के कितनी हो गई है? 28.11 करोड़ यूनिट हो गई है। इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको यही। हाँ, अभी ये पूछ सकता है कि राज्य में अभी कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है, ठीक है। ये आप जरूर याद रख सकते हैं, बाकी और कुछ इससे नहीं पूछेगा। ग्रामीण विकास पे अगर हम आए तो 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ संपर्क है। वही जीविका दीदी जो है, वो जीविका जो योजना चल रही है उसी से संबंधित है। रोजगार पाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या जॉब कार्ड जो दिए गए हैं वो हैं। इसमें ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं, यहाँ आप थोड़ा देख लो। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का 19.8% हिस्सा है। दूसरे शब्दों में बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोर वय है। 9 में से 4 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, मगध और सारण में किशोर वय लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है, ठीक है। कितनों में अधिक है? 4 प्रमंडलों में अधिक है। प्रमंडल की बात हो रही है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं नगर विकास में। तो नगर विकास में भी जानने जैसा क्या है? बिहार में शहरीकरण का स्तर बहुत कम है। कितना? 11.3% है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। 2011 की बात हो रही है, लेकिन अभी कितना है? 15.3% ये हो गया है। तो ये इसको अपना कह रहे हैं कि 2011 में शहरीकरण 11.3 था, और अब 2010 एक दशक में अब कितना कर दिया? 15.3% शहरीकरण हो गया, जो कि एक सराहनीय प्रयास ये अपना बता रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो नगर विकास पे कितना खर्च किया? 3114, जहाँ 2015-16 में हो रहा था वो 169% से बढ़ के अब 8,423 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू किया है इन्होंने शहर के लिए। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना से लेके स्वच्छ भारत मिशन और सिटी मिशन जैसे कई सारे मिशन ये चला रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है 15.3% जो है बसावट हो गई है शहरों में, ठीक है। इतने से ही याद रखना। मानव विकास पे अगर हम आए तो मानव विकास जो है अध्याय 11 है। 44% हिस्सा मानव विकास से संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित है बजट का, ये कह रहे हैं टोटल, ठीक है।
तो बिहार में प्रति व्यक्ति विकास में कितना 14.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है और इसके राष्ट्रीय औसत 10.3% से भी अधिक खर्च कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी इसमें कुछ भी देखने जैसा है नहीं, तो इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाल विकास पे आएंगे। बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे हैं जो राज्य की कुल आबादी के 42% हैं, ठीक है। वहीं 2021 के लिए अनुमान के ये छोड़ दो इसको, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन लास्ट चैप्टर है ये 13वां। इसमें क्या है, बिहार में 13.85 मिमी वर्षा हुई है जो दीर्घकालीन औसत वर्ष से लगभग 37% है। इसमें वन क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे हम अभी। अब मैंने आगे कुछ चार्ट्स लगाए हुए हैं, वन क्षेत्र को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के अनुसार वनों का वर्गीकरण है। खुले वन कितने हैं, 51% हैं। अति सघन वन जो है 4% हैं। मध्यम सघन वन जो है वो 45% है। यानी ओपन फॉरेस्ट जो है कितने हैं, वो 51% हैं, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं, 4% हैं। और मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो 45% हैं। तो सबसे ज़्यादा खुले वन, फिर उसके बाद मध्यम सघन वन और उसके बाद अति सघन वन सबसे कम है 4%, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है। अगर प्रतिशत क्षेत्र के आधार पे हम इनको देखें तो यहाँ देख सकते हैं अति सघन वन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितने वर्ग किलोमीटर में, 333 में। मध्यम सघन वन 3286 में। खुले वन जो है 3762 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप जरूर देख लीजिएगा भाई, फॉरेस्ट रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा इस बार, क्योंकि नई आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो वो मैंने बना दी है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, बड़ा आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का ही एक पार्ट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको ये याद रखना है। ये मैंने वहाँ पे सब अलग से बताया भी हुआ है। टोटल कितना है, 7381 है टोटल योगफल इसका। अगर हम प्रति व्यक्ति व्यय देखें बच्चों पे कितना खर्च किया जा रहा है, तो 2019-20 में 27,640 रुपये खर्च किए गए थे। करोड़ में है ये आंकड़ा, जो अभी हम आप पीछे बाल विकास देख रहे थे ना, उसी की ये चार्ट है। यहाँ पे 27,640 करोड़ रुपए इन्होंने बाल विकास में खर्च किया है, जो कि सबसे ज़्यादा खर्च कब किया गया था, 2018-19 में। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया 2019-20 के बाद, तो फिर ये कम हो गया थोड़ा सा, 27,640 करोड़ रुपए। हर घर नल का जल योजना के तहत वित्तीय प्रगति 2020-21 में कितना खर्च किया, तो 9,302 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा है 2020-21 में हर घर नल का जल योजना के तहत। तो ये भी इनकी निश्चय योजना से, निश्चय आपको नहीं पता है तो निश्चय की भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, पार्ट 2 निश्चय का। इस बार याद देख के जाइएगा ध्यान से, इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 2 से आएगा निश्चय के, ठीक है। जिलों में प्रति व्यक्ति आय और शहरीकरण की दर, तो ये आप चार्ट देखेंगे, पटना में जो है सबसे ज़्यादा है शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय, और ये शिवहर में आप देखेंगे तो ये सबसे कम है। फिर पटना के बाद दूसरा जिला बेगूसराय है, तीसरा मुंगेर है, ठीक है। तो ये 3 भी याद रखेंगे, काम हो जाएगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और नीचे से आप 2 याद रख सकते हैं, शिवहर और अररिया, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और शहरीकरण। तो ये आप इसमें तुलना देख सकते हैं, ये काफ़ी स्थिति खराब है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। यहाँ देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है, और यहाँ आप देखेंगे तो वही है 19,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस चार्ट को। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 4 वन्य जीव अभ्यारण्य इन्होंने कोट किए हैं यहाँ पे। इन चारों में से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको पूरा दावे के साथ कहता हूँ। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य आया क्वेश्चन में तो यहाँ से आएगा, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य स्थान इसका वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण है, पश्चिमी चंपारण में है। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बेतिया और पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में, जो पूरी तरह कैमूर में ज़्यादा है, रोहतास में काफ़ी कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। उदयपुर सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पे वाल्मीकि वन्य जीव है। ये यहाँ क्यों इन्होंने बात की है कि यहाँ कितनी प्रजातियां मिलती हैं, तो उन प्रजातियों की वजह से इनका डिस्कशन हुआ है। स्तनपाई 58 है और ये सब है। आपको ये सब इतना ध्यान नहीं देना, बाकी ये अब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्कस किया गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा भीमबांध कहाँ है, तो मुंगेर में है। उदयपुर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। कैमूर और रोहतास में। और वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। विभिन्न पुंजों में घनत्व के अनुसार कार्बन स्टॉक की अगर बात करें तो मृदा जैव कार्बन है, आप सबसे ज़्यादा देख पाएंगे 9.8,
27.2 के आसपास भूम्योपरी जैब पार है। इसको आप देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। कार्बन स्टॉक से कौन क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। जो सबसे अधिक कार्बन स्टॉक है वो मृदागत जैव कार्बन में है। आप यहाँ जैसे देख पाएंगे मृदागत जैव कार्बन 61% के आसपास है, उसका 27.2 पे भूम्योपार जैव भार है। तो ये कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। ये था आज का इकोनॉमिक सर्वे का ये वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस पे मॉक मैं बनाऊंगा, मॉक आपको जल्दी ही मिल जाएगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। फिर भी मैं आपसे एक बार बोल दूं कि आप इसमें से कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो सेक्टर की ग्रोथ, किसकी कितनी ग्रोथ है वो देखिएगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपको पता होना चाहिए, दोनों तीनों मूल्य पे, स्थिर प्राइस पे भी और मार्केट प्राइस पे भी, दोनों, ठीक है। किस सेक्टर की कितनी ग्रोथ है ये आपको पता होना चाहिए। दो चीजें हो गई। तीसरा आपको पता होना चाहिए जो पुरस्कार मैंने आपको एक दो बताए हैं वो पुरस्कार पता हो, ठीक है। वित्त व्यय और जितना भी व्यय था वो आपको पता होना चाहिए कि व्यय कहाँ है, ठीक है, घाटा कहाँ पे आया है। उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन आपको पता होना चाहिए और दुग्ध उत्पादन आपको पता होना चाहिए। मत्स्य वाले में जो मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए। पशु वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का आपका पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए। उद्योग और परिवहन में जो एक दो बातें बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इतना पता कर जाते हो, ठीक है, सेक्टर वाइज ग्रोथ, वित्त वाले में आपको पता होना चाहिए व्यय कितना हुआ है, कितने प्रतिशत व्यय हुआ है, कितना जीएसडीपी है, कितना एसडीपी है। ये अगर आप पता कर लोगे, प्रति व्यक्ति आय वगैरह पता कर लोगे, जो पहली दो स्लाइड है वो याद रखोगे, तो इकोनॉमिक सर्वे से आपका कुछ गलत होने वाला नहीं है। मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए झट से बताया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए, ठीक है। बजट की अगली वीडियो जैसे ही बजट आएगा मैं बना दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्रैक नाउ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।